अस्सलाम वालेकुम एंड हाय टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 रिगर कोर्स का। और हमारी ऑलरेडी सीरीज के 3 लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो अवेलेबल भी हैं। और आज हम जो लेक्चर इसके ऊपर स्टार्ट करेंगे वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि अबाउट रिगिंग सेफ्टी के है। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको इसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से जो चीजें हैं वो आपको दिखाई दे सकें और समझ आ सके। इससे पहले के ये हमारा 4th लेक्चर है सीरीज का, तो इससे पहले के जितने भी 3 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं इन लेक्चर से पहले, ताकि आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके अंदर डेवलप हो सके रिगिंग सेफ्टी को समझने की। ऑल दो हम तमाम तर टॉपिक्स इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो ये आपको ज्यादा फायदा देगा बनिस्बत इसके कि आप इसके अंदर बीच बीच में से इसको समझने की या बीच में से इसको पढ़ने की सीखने की कोशिश करें। तो अब हम आ गए हैं रिगिंग सेफ्टी के ऊपर। ये हमारा 4th लेक्चर है। इस टॉपिक के अंदर जो हमने डिस्कस करना है वो एक्चुअली डिस्कस ये होगा कि ये जो प्रोसेस है रिगिंग का, इसको हम किस तरह से सेफली परफॉर्म कर सकें। मतलब ये है कि क्योंकि इस एक्टिविटी, ये जो रिगिंग की एक्टिविटी है, ये इनहेरेंटली एक डेंजरस एक्टिविटी है। इनहेरेंटली से मुराद लेंगे कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो अपने वजूद के साथ ही बहुत सारे अनसेफ और अनसिक्योर जो है वो चीजों को अपने साथ लाती है। या अगर हम ये कहें कि ये बुनियादी तौर पर खुद ही एक ऐसी एक्टिविटी है जो एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को दावत देती है। तो इसलिए किसी भी रिगिंग ऑपरेशन को, किसी भी रिगिंग प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है रिगिंग का, इसको आप अगर सही तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपकी रिगिंग सेफ्टी जो है वो फिर वहां पर परफेक्ट होनी चाहिए। देखते हैं हम इसको। रिगिंग सेफ्टी इज ऑफ utmost importance to ensure the well-being of personnel, protect property, and prevent accidents in lifting and moving heavy loads. Here are key elements and practices for rigging safety. जिस तरह से मैंने बताया कि रिगिंग सेफ्टी जो है ये बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंस आपके हाई लेवल पे है। इसकी इंपॉर्टेंस इस हद तक है कि इसके बगैर एक आपका रिगिंग का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि इंश्योर करे पर्सनल को, ये जो डबल एन के साथ पर्सनल होता है ये मुलाजमीन के लिए होता है। प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी डैमेज से बचाए, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ना हो उसके दौरान लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स में। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निकल, अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हम बुनियादी सेफ्टी की बातें नहीं करेंगे, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर हमें क्या कुछ रिक्वायर्ड है, किस लिए, रिगिंग सेफ्टी के लिए, इस प्रोसेस को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए, तो हम सबको लेके चलेंगे। नंबर 1, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। अब देखते हैं ये किसकी चाहिए। ensure that rigging personnel are properly trained and certified. Riggers should have a comprehensive understanding of equipment usage, load calculations and safety protocols. अब सबसे पहली बात यह है कि आपका जो भी मैन फोर्स है, आपकी जो इस रिगिंग प्रोसेस, जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, वो लाजमी बात है कि वो ट्रेंड होने चाहिए। और ट्रेंड होने के साथ साथ वो सर्टिफाइड होने चाहिए। मतलब उनका एक एविडेंस आपके पास हो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग ली है और वो सर्टिफिकेटेड है। ठीक है। अब वर्ड्स ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड अगर एक ही वर्ड होता तो फिर हम इसको और यूज करते। तो याद रखिए, सिर्फ सर्टिफाइड भी होना, सर्टिफिकेटेड भी होना काफी नहीं होता। आप ट्रेंड हो पहले और उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो उसी सूरत में आपकी जो अथेंटिसिटी है ट्रेनिंग की, या आपकी कॉम्पिटेंस की अथेंटिसिटी जो है वो तभी उसी सूरत में बनेगी।
Riggers should have a comprehensive understanding of equipment usage, load calculations and safety protocols. तो अब जो रिगर्स होते हैं उनको लाजमी इस ट्रेनिंग में क्या फोकस होगा, डिस्ट्रेस ट्रेनिंग के अंदर हम कर रहे हैं कि फोकस ये है कि उनको कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो किस चीज की, कि इक्विपमेंट जो लिफ्टिंग के लिए यूज हो रहा है, जो लोड मैनेजमेंट के लिए यूज हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और उनको लोड कैलकुलेशंस का पता हो, और उसके अलावा कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहां पे रिक्वायर्ड हैं वो प्रोटोकॉल्स वहां पर उनके लिए मौजूद हो, उन्हें समझ आती हो और वो इंप्लीमेंट करने की सलाहियत रखते हो। देन हमारे पास रिस्क असेसमेंट, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपका आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, एक आपकी एक्टिविटी होती है किसी भी काम को परफॉर्म करने से पहले, कि आप नॉर्मली इसको ऐसे ले सकते हैं कि आप इवन डे टू डे लाइफ में भी जब कोई काम करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या कोई ड्रॉबैक्स हैं तो उनको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिकली आप चाहते ना चाहते हुए रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो रिस्क असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी को इस काबिल बनाता है कि रिस्क को मैनेज किया जाए अगर किसी वर्क प्लेस के ऊपर वो मौजूद है। तो रिस्क असेसमेंट क्या है? कंडक्ट अ थॉरो रिस्क असेसमेंट बिफोर इनिशिएटिंग एनी रिगिंग ऑपरेशन, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड इंप्लीमेंट स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट रिस्क। अब क्या है जी कि रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होगी, ये पूरा एक प्रोसेस है, और इसका मकसद क्या है, ये होगी कब, ये किसी भी आपके रिगिंग ऑपरेशन के शुरू होने से पहले होगी। इसका मकसद ये है कि उस रिगिंग ऑपरेशन के साथ जो भी पोटेंशियल हैजर्ड्स है उनको वो क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज जो है वो इंप्लीमेंट की जाती हैं टू मिटिगेट रिस्क, के रिस्क को कैसे काबू किया जाए, रिस्क को कैसे हैंडल किया जाए। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट जो है वो लाजमन आपने परफॉर्म करनी है, कब? बिफोर इनिशिएटिंग एनी रिगिंग ऑपरेशन। देन जी आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, ये जितने भी आपके जाती हिफाजत के आलाजात होते हैं जिनमें हेलमेट, ग्लव्स, गॉगल्स, सेफ्टी बूट्स, स्टील टो बूट्स हो गए आपके, इसी तरह सेफ्टी जैकेट्स आपकी, ये जितनी भी इक्विपमेंट होंगी ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आती हैं। मैंडेट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पीपीई इंक्लूडिंग हार्ड हैट्स मीन हेयर, डेफिनेटली वो बात कर रहे हैं हेलमेट्स की, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस जिनको गॉगल्स भी बोलते हैं, एंड स्टील टो बोर्ड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल इंजरीज। यहाँ पर वो ये बतला रहा है कि किसी भी रिगिंग ऑपरेशन को शुरू करने से पहले इस चीज को मैंडेटरी होना चाहिए कि वहां पर मौजूद जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व है, चाहे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है या इंस्ट्रक्शनल स्टाफ मौजूद है, हर एक को मेक श्योर किया जाए। क्यों? क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट आएगा वो ये नहीं देखेगा कि सिर्फ मैंने लेबर को हिट करना है या सिर्फ वर्कर को हिट करना है और विजिटर को नहीं करना या मैनेजर को नहीं करना। तो इसलिए तमाम तर लोग जो वहां मौजूद होंगे तो मैंडेटरी किया जाए कि वो लोग सेफ्टी इक्विपमेंट जो कि ग्लव्स, गॉगल्स और स्टील रोबोट्स की शक्ल में जिस तरह की भी सेफ्टी इक्विपमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ वर्क अवेलेबल है और लाजिम है उसको पहने वहां पर। नंबर 4, इक्विपमेंट इंस्पेक्शन। अब जी ये जो रिगिंग ऑपरेशन होता है हमने पहले भी इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं। तो उन तमाम तर जो भी हमने टाइप्स या डिफरेंट इसके पढ़ते चले आए हैं तो उसके अंदर हमने एक बात देखी है कि ये ऑपरेशंस जो हैं ये किससे होंगे, ये ऑपरेशंस इक्विपमेंट की मदद से होते हैं। तो इसलिए इक्विपमेंट के बारे में ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है, एक इक्विपमेंट की कैपेसिटी कितनी है, एक इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है बिफोर एनी रिगिंग ऑपरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इक्विपमेंट इंस्पेक्शन परफॉर्म करनी पड़ती है। Regularly inspect all rigging equipment. Regularly means that there is a schedule, definitely एक schedule होता है, 3 months, 6 months, annually, it depends कि आपकी कौन सी इक्विपमेंट क्या काम कर रही है, उस हिसाब से इंस्पेक्शंस की जाती हैं। इसी तरह इंस्पेक्शन की भी डिफरेंट
टाइप्स होती हैं, तो उनको देखते हुए, एक वर्क प्लेस की नेचर को देखते हुए, इक्विपमेंट की नेचर को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्पेक्शन इज नीडेड देयर। तो अभी हम इसको देखते हैं। रेगुलरली इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग स्लिंग्स, रस्से, जो हम, ये चीजें जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, केबल्स, हुक्स एंड हार्डवेयर, दीज आर द बेसिकली द कंपोनेंट्स of rigging we normally use there for signs of wear, damage or corrosion। डैमेज तो आपको समझ आ गया कि कोई भी चीज जो डैमेज होगी, खराब होगी, टूट फूट का शिकार होगी। corrosion, और corrosion बेसिकली बोलते हैं कि कोई भी चीज का जंग आलूदा होना। अब क्योंकि ये चेन्स हैं, ये इसमें आयरन बार्स हैं, ये दूसरी तरह का ऐसा मटेरियल है जिसके जंग आलूदा होने का इम्कान है, तो हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि वो इन तमाम तर चीजों से बचा रहे, कि कहीं किसी जगह से उसके फटने के, उसके खराब होने के, किसी जगह पे उसके जंग आलूदा होने के अलामात हैं तो उसको चेंज किया जाए, उनको ना यूज किया जाए, उसकी बजाय न्यू या रिप्लेसमेंट लाई जाए और उसकी मदद से एक रिगिंग एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म की जाए। रिमूव एनी डिफेक्टिव इक्विपमेंट फ्रॉम सर्विस इमीडिएटली, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि ये इनहेरेंटली एक डेंजरस एक्टिविटी है आपकी रिगिंग ऑपरेशन जो है, तो इसलिए आप फौरी तौर पर डिफेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव वहां से कर देंगे। लेन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर रिगिंग सेफ्टी में, वो है जी लोड कैलकुलेशंस। मैंने जिस तरह बिल्कुल पहले लेक्चर में आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर बताई थी कि ये जो लोड कैलकुलेशंस हैं, ये एक मेन फीचर है जो एक रिगर को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है, किन से? स्लिंगर से। ये डिफरेंशिएट करता है सिग्नल मैन से। फिर ये आपके डिफरेंट, जो आपके डिफरेंट लिफ्टिंग ऑपरेशन में लोग यूज हो रहे होते हैं, तो उनसे आपको डिफरेंशिएट करता है। इसके डिफरेंशिएट करने का जो मेन रीजन है वो लोड कैलकुलेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। अब क्या करेगा? एक्यूरेटली कैलकुलेट the weight of the load and determine the center of gravity. Use this information to select the appropriate rigging equipment and ensure the load is balanced। अब इसमें ये क्या करेगा कि एक्यूरेटली क्या करना है इसने, कि कैलकुलेट करेगा वेट ऑफ द लोड क्या है और फिर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। मतलब कि आपका जो लोड है, एक तो उसका जो आपका लोड है उसका वेट कितना है, देन उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है, ताकि एक बैलेंस्ड जो वो पाथ है उसमें बैलेंस्ड रहते हुए आपका इक्विपमेंट कोई भी मूव हो सके। तो इसलिए लोड कैलकुलेशन क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं व्हेन आपने जब एक मूवमेंट करनी है, एक रिगिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर आपकी ये जो लोड कैलकुलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट ये हमारे पास आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अब एक जो इंडस्ट्री है, जो कोई भी इंडस्ट्री है, हम कंस्ट्रक्शन ले लें, हम मैकेनिकल ले लें, हम डिफरेंट तरह की, जिस तरह की हमने चीजें देखी हैं, मैरीन देख लें, हम इसी तरह इसके अंदर मीडिया इंडस्ट्री में देख लें, तो सब जगह पे जब भी रिगिंग ऑपरेशन होगा, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होगी, तो दीज आर नॉइजी प्लेसेस। ये अब आप ऐसी जगह होती हैं जहां पे शोर होता है, ये गाड़ियों का शोर हो सकता है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं उनका नॉइज हो सकती है। तो ऐसी सूरत में एक क्लियर और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा लाजिम है। और ये कम्युनिकेशन ना सिर्फ एट द वर्क प्लेस के जिस जगह एक्टिविटी होनी है वहां पे करनी लाजमी है, बल्कि इस एक्टिविटी के हवाले से, जिसको हम रिगिंग ऑपरेशन बोलेंगे, इसके हवाले से ये कम्युनिकेशन शुरू से स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूं कि रिगिंग जो ऑपरेशन है ये इनहेरेंटली एक आपका डेंजरस एक्टिविटी है। Communication protocols establish clear and effective communication protocols among the rigging team
कि बिल्कुल क्लियर हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, उनको किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करना है, उनको कौन सा इक्विपमेंट देना है जो कम्युनिकेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं। फिर जो लोग एट साइट मौजूद हैं उस टीम के पास, जिस हम आगे पढ़ेंगे भी, सिग्नल्स जो होते हैं वो कितने क्लियर उनको समझ आ रहे हैं, उनको जो सिग्नल मैन होंगे वो कितने बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और जो लोग उनसे सिग्नल ले रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। Use standardized signals and ensure that all team members understand and follow communication procedures. तो ये तमाम तर चीजें उस पूरी टीम के ऊपर लाजिम है कि वो बेहतर तरीके से देखें, बेहतर तरीके से समझें और उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में ड्यूरिंग दी रिगिंग ऑपरेशन जो है वो इन सिग्नल्स को यूटिलाइज करें। देन नंबर 7, प्री लिफ्ट मीटिंग कंडक्ट। आपको पता है कि नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई भी काम करने से पहले और डेली बेसिस पे इन द मॉर्निंग इन द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट आपकी वहां पे एक टीबीटी होती है, टूल बॉक्स टॉक। तो इसी तरह की प्री लिफ्ट मीटिंग होती है जो इस ऑपरेशन की जो आप कह सकते हैं जो इस ऑपरेशन का, अब क्योंकि रिगिंग ऑपरेशन की सेफ्टी इशू होता है, इस वजह से इससे पहले एक प्री लिफ्ट मीटिंग होगी। कंडक्ट अ प्री लिफ्ट मीटिंग टू रिव्यू द रिगिंग प्लान। अब आपको मैंने बताया भी था कि एक रिगिंग प्लान भी किसका काम है, रिगर का काम बनता है बनाए। अब रिगिंग प्लान कैसे होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। डिस्कस पोटेंशियल हैजर्ड्स, असाइन रोल्स एंड कंफर्म दैट ऑल टीम मेंबर्स आर अवेयर ऑफ सेफ्टी मेजर्स। कि वो मीटिंग इसलिए होगी कि भाई हम जा रहे हैं एक लिफ्ट करने, एक रिगिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो अब सबको मालूम हो पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या है, उनको असाइन रोल्स किए जाए, उन पोटेंशियल हैजर्ड्स के कंट्रोल मेजर्स क्या है, रोल्स असाइन किए जाए और कंफर्म किया जाए कि तमाम तर लोग जो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं वो इस एक्टिविटी से बखूबी वाकिफ है। नंबर 8, प्रॉपर अटैचमेंट पॉइंट्स। आइडेंटिफाई एंड यूज प्रॉपर अटैचमेंट पॉइंट्स on the load to ensure stability during lifting। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि प्रॉपर अटैचमेंट पॉइंट्स होने चाहिए जिसमें लोड को अटैच करते हुए आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार है लिफ्टिंग के दौरान। अवॉइड makeshift attachment point that may compromise safety। अब ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे कि यार अब एक्टिविटी करनी है, हमें कहीं पे प्रॉपर जो है अटैचमेंट पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हम गुजारा करके कुछ और यूज कर लें, ठीक है। तो इसको अवॉइड करेंगे। जो प्रॉपर अटैचमेंट पॉइंट्स उसकी रिक्वायरमेंट है, जो अप्रोप्रिएटली वहां पे रिक्वायर्ड है वही आप लगाएंगे ताकि लिफ्टिंग ऑपरेशन में किसी भी तरह का इशू या ये चीजें ना आए। देन है जी नंबर 9, सेफ लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस। अब आपने ये याद रखना है कि रिगिंग ऑपरेशन के अंदर फिर जो मेन एक्टिविटी है वो है लिफ्टिंग, ठीक है जी। तो अब सेफ लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस क्या है, लिफ्ट लोड स्मूथली एंड स्टेडीली टू प्रिवेंट सडन मूवमेंट। कि ये आपने बिल्कुल आराम से स्मूथली और सीधा सीधा आराम से लोड को उठाना है टू प्रिवेंट सडन मूवमेंट। मतलब ये जो अचानक जर्क आ जाता है या आपकी अनवांटेड मूवमेंट आ जाती है जिसकी वजह से आपकी जिस इक्विपमेंट ने वो एक्टिविटी परफॉर्म करी है वो भी अनबैलेंस हो सकती है, वो भी कलेक्ट कर सकती है। अवॉइड सडन स्टार्ट्स और स्टॉप, बार बार ओवर ब्रेकिंग और इससे अवॉइड किया जाता है। इसीलिए फोकलिफ्ट के अंदर भी, ये तो यहाँ पे बात हो रही है, इसके अलावा मैं एडिशनल बताऊं, फोकलिफ्ट को भी सडन ब्रेक से मना किया जाता है कि उसके नतीजे में बार बार रुकने, बार बार चलने से लोड गिरने का अंदेशा होता है। एंड यूज इक्विपमेंट दैट अलाउज फॉर कंट्रोल्ड लिफ्टिंग एंड लॉवरिंग। देन नंबर 10, सिक्योर लोड्स प्रॉपर्ली। अब जी अब वो ऐसा ऐसा किसकी तरफ जा रहा है, लोड की तरफ, एक्टिविटी पे, कि लोड को जो बांधा जाए वो प्रॉपरली हो। क्योंकि सिर्फ लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान अनऑकवर्ड मूवमेंट्स, अनऑकवर्ड इक्विपमेंट या इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट वो नहीं, बल्कि वो सब होने के बावजूद भी अगर लोड को सिक्योर नहीं किया गया, अगर सही तरह से प्रॉपरली सिक्योर नहीं किया गया तो शिफ्टिंग के दौरान, ट्रांसपोर्ट के दौरान उसका बैलेंस आउट हो सकता है, वो गिर सकता है, किसी भी चीज के ऊपर वो स्लिप हो सकता है, तो इसलिए अवॉइड किया जाएगा। यूज अप्रोप्रिएट स्लिंग्स, चेन्स और अदर सिक्योरिंग मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द लोड कैरेक्टरिस्टिक। कि लोड को देखते हुए आप उससे रेलेवेंट
जो भी अप्रोप्रिएट स्लिंग से आप कर रहे हैं रिगिंग, या आप चेन्स को यूज कर रहे हैं या कोई और मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करेंगे कि सिक्योर जो है लोड जो है वो प्रॉपरली बंधा हुआ होना चाहिए। नंबर 11 हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें लिफ्टिंग इन्वॉल्व होती है बहुत दफे, ठीक है, बहुत दफा ऐसे ऑपरेशन होते हैं जो आउटडोर है, जिनमें लिफ्टिंग ज्यादा है या आपकी डिस्टेंस ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो वहां पर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन बहुत ज्यादा लाजमी है। कैसी इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन? कंसिडर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज विंड, weather and ground conditions when planning rigging operations. Make adjustment to the plan as needed to address these factors. कि अगर आपका विंड है, वेदर अच्छा नहीं है, ग्राउंड कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी ग्राउंड लेवल्स इवन नहीं है या ग्राउंड लेवल स्टिफ नहीं है, तो ऐसी सूरत में रिगिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किए जाते। वहां पे एडजस्टमेंट की जाती है प्लान में, ताकि इन इश्यूज को, इन फैक्टर्स को देखा जा सके। तो उसके बाद हमारे पास ऑल्दो कि हमने रिगिंग सेफ्टी की है, ऑल्दो हमने रिगिंग सेफ्टी परफॉर्म की है, हमने अपनी अरेंजमेंट्स पूरे किए हैं, बावजूद इसके देयर इज अ चांस ऑफ एनी एक्सीडेंट और इंसिडेंट, तो उससे निपटने के लिए हमारी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी एक ऐसी अनवांटेड और अनडिजायर्ड इवेंट हो सकता है किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर, जो उस वर्क प्लेस की कंडीशन को और उस जगह पे मौजूद दूसरे लोगों को किसी भी मुश्किल में ला सकते हैं। तो इमरजेंसी बेसिकली हम बोलते हैं एक ऐसे इवेंट को जिसमें हमें रेस्क्यू की जो है वो जरूरत होती है, और जिस मतलब हमें उसमें से निकलना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन को हम इमरजेंसी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। हैव इमरजेंसी प्रोसीजर्स इन प्लेस इंक्लूडिंग एवैक्यूएशन। एवैक्यूएट होता है जी, एक ये दो वर्ड है, इसको जरा देख लीजिएगा। एक होती है एवैक्यूएशन, एक होती है एक्सकवेशन। एक्सक्वेशन जो होती है वो सिविल इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक्सक्वेशन का मीनिंग होता है मैन मेड कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के सतह जमीन के ऊपर जब भी कोई गड्ढा बनाया जाएगा वो एक्सक्वेशन है, ठीक है जी। इसलिए वो एक्सक्वेटर होते हैं जो वो गड्ढे बनाते हैं, आपके लिए जमीन खाली करते हैं। एवैक्यूएशन होता है किसी को फंसे हुए को बाहर निकालना। तो इसी तरह इस इमरजेंसी सिचुएशन में जब फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उसको हम एवैक्यूएट करना बोलते हैं, वो एवैक्यूएशन होती है, वो प्रोसेस जो है एवैक्यूएशन प्लान एंड फर्स्ट एड मेजर्स। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो लोगों को निकालना जरूरी है, देन उनकी जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपकी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के या इमरजेंसी मैनेजमेंट के। रिगिंग टीम शुड बी ट्रेन्ड टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। के रिगिंग टीम जो है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग हो हाउ टू रिएक्ट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हैपन ड्यूरिंग द रिगिंग ऑपरेशन। उसके बाद नंबर 13 रेगुलेटरी कंप्लायंस। हम आगे चल के कुछ यूएसए के, कुछ यूके के और डिफरेंट मल्टी लॉज को डिस्कस करेंगे, रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत ज्यादा लाजिम है इस एक्टिविटी के दौरान। ये जो बाकी के काम है वो अपना कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे कर रही है, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज को भी कंसर्न होते हैं ऐसी एक्टिविटीज के ऊपर, तो उनके साथ कंप्लायंस भी लाजिम है। कंप्लायंस बोलते हैं कि टू ओबे अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड लॉ और स्टैंडर्ड, कि आपको कोई भी लॉ या स्टैंडर्ड दिया गया, आपने उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना है, तो वो कंप्लायंस में कंसिडर होगा। रेगुलेटरी कंप्लायंस एडहेयर टू लोकल, नेशनल एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस गवर्निंग rigging operations. Compliance ensures legal requirements are met and promotes a culture of safety. और उसका मकसद क्या है कि वो कंप्लायंस करे, इंश्योर करे लीगल रिक्वायरमेंट हुई हैं या नहीं हुई हैं, एंड प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ सेफ्टी, और वहां पे सेफ्टी का कल्चर जो है वो प्रमोट होना चाहिए। देन 14 कंटिन्यूस ट्रेनिंग। कंटिन्यूस ट्रेनिंग इस तरह से होती है
कि आपको अगर ज्यादा डिटेल में जो ट्रेनर्स हैं अगर वो ये देख रहे हैं उनको चाहिए तो मैंने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स दिया है, जिसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग तब होती है, आप एक बंदा ट्रेंड है आप ले आए हैं, लेकिन बावजूद इसके जब टीएनए होता है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट होती है, तो हमें मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोग डिफरेंट चीजों में वीक हैं, तो उनके लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो है वो अरेंज की जाती हैं। एक दफा तो शुरू में ट्रेनिंग है वो तो इंडक्शन है, ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं जिसको कंटिन्यूस ट्रेनिंग बोलते हैं, इसको ऑनगोइंग ट्रेनिंग्स भी बोला जाता है। प्रोवाइड ऑनगोइंग ट्रेनिंग फॉर रिगिंग पर्सनल टू कीप देम अपडेटेड on the latest safety practices, equipment and regulations. Regular training helps reinforce a safety conscious culture. अब ये सेफ्टी कॉन्शियस कल्चर देगा, इसका मकसद ये होता है कि कई दफा वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होगी, इक्विपमेंट चेंज होगी, आपकी आपके प्रोसीजर्स चेंज हो गए, तो इसलिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग जो है वो लाजिम है। देन हमारे पास आता है जी डॉक्यूमेंटेशन। अब रिगिंग ऑपरेशंस क्योंकि एक डेंजरस आप कह सकते हैं या आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड करती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने करना क्या है कि आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, करने के बाद और करते हुए तमाम तर चीजों को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रखेंगे। उसका मकसद ये होता है कि चीजें आपकी अगर गलत चली जाती हैं या हम उसको नेगेटिव की बजाय पॉजिटिवली लें, तो फ्यूचर में आने वाली ऐसी एक्टिविटीज में ये डॉक्यूमेंटेशन हेल्प आउट कर सकती है। मेंटेन थॉरो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इक्विपमेंट, इंस्पेक्शंस, रिगिंग प्लान्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स। डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस एंड ऑडिट, जिसका मैंने आपको बताया है। तो ये सारे काम आपको वहां पर करने हैं। बाय इंटीग्रेटिंग दीज सेफ्टी मेजर्स इनटू रिगिंग ऑपरेशंस, organizations can minimize risk, protect personnel and create a culture of safety that contributes to the overall success of lifting and moving having loads. तो बेसिकली ये जितनी भी हमने 15 हमने इसके अंदर आप कह सकते हैं कि चीजों को, कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। इन तमाम तर कंपोनेंट्स की इंटीग्रेशन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है ड्यूरिंग द रिगिंग ऑपरेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मिनिमाइज करेगी, प्रोटेक्ट करेगी इंडिविजुअल्स को, और ओवरऑल एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बनाने के लिए मदद करेगी। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था रिगिंग का, रिगिंग सेफ्टी का, वो हमने कवर किया है। और इसके अंदर हमने 15 डिफरेंट इसके जो कंटेंट थे या आप कह सकते हैं जो कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस किए बड़ी डिटेल में, जिसमें हमारा मकसद ये था कि इस ऑपरेशन को, जिसको हम रिगिंग बोलते हैं, एक वर्क प्लेस के ऊपर हम कैसे सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही था। बहुत जल्द आपसे किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।